हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एपोप्टोसिस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एपोप्टोसिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए आज हम एपोप्टोसिस को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो एपोप्टोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो एपोप्टोसिस जो टर्म था वो सबसे पहले पेपर में यूज़ किया गया था कि विली और क्यूरी के द्वारा, इनके द्वारा यूज़ किया गया था इन 1972। इन्होंने उस समय इस वर्ड को यूज़ किया था टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। हमने पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फॉर्म देखे थे जब हम नेक्रोसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी समय उसी कंडीशन को इन्होंने 1972 में डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ किया था जिसका नाम होता है एपोप्टोसिस। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये आपको पता है, विच इन्वॉल्व जेनेटिकली डिटरमाइंड एलिमिनेशन ऑफ सेल, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिकली डिटरमाइंड जो सेल होती हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। इट इज़ अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। ये जो एपोप्टोसिस होता है ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है और इसके अंदर कैस्पेज नाम के एक मॉलिक्यूल को या एंजाइम को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई कैन ट्रिगर एपोप्टोसिस। दोनों की दोनों फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो स्टिमुलाई होती है वो हमारी एपोप्टोसिस की कंडीशन को ट्रिगर कर सकती है और करती है। ठीक है। फिजिकली एपोप्टोसिस अकर नॉर्मली ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड एजिंग टू मेंटेन सेल पॉपुलेशन इन टिश्यू। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी एक्टिवेटेड इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। हमने देखा कि एपोप्टोसिस क्या होता है, हम बात कर रहे हैं एपोप्टोसिस की, राइट। तो एपोप्टोसिस के बारे में हमने क्या देखा कि एपोप्टोसिस जो होती है ये आपके नॉर्मली होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या नाम दिया था, हमने इसको नाम दिया था प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ हमने उसको बोला। तो जब ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर क्या होगा, हमारी जो भी सेल होगी, सपोज दिस इज अ सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए और इसके अंदर जो भी है आप समझ जाइए, ये सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेल है। इस सेल को कब तक लाइव रहना है और कब इस सेल को हमें डेड करना है, ये जब हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं, एक प्रोग्राम बना दिया जाता है कि ये सेल इतने समय से ज़्यादा नहीं चलेगी, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। हमने क्या बोला कि एपोप्टोसिस जो होती है वो फिजियोलॉजिकली आपके क्यों होती है एपोप्टोसिस, ताकि जो नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं उन नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारे सेल की पॉपुलेशन है, सेल की पॉपुलेशन है कहाँ में, टिश्यू के अंदर, उसको मेंटेन करके रखता है। ये क्या करके रखता है, ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है। अब बात करें, लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन है, राइट, नॉर्मल कंडीशन में ये सेल की मेंटेन करके रखता है टिश्यू। ठीक है। अब बात क्या है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर आ जाए, मान लीजिए कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो हमारे एपोप्टोसिस होती है वो ट्रिगर हो सकती है, कैन बी ट्रिगर्ड। ठीक है, ये ट्रिगर्ड हो सकती है और हो भी जाती है कभी कभी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें एपोप्टोसिस की, तो एपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं सेल की वो एक्चुअली में डिपेंड करते हैं स्टेजेस पे। एपोप्टोसिस की भी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो होती है, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेजेस की, तो जनरली दो स्टेज होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी, ठीक है, या इसी प्राइमरी को आप बोल सकते हो कि जो अर्ली स्टेज होती है वो। दूसरी जो होती है वो होती है लास्ट स्टेज। ठीक है, लास्ट स्टेज, या फिर आप बोल सकते हो कि प्राइमरी के बाद वाली जो लेटर स्टेज होती है वो। ठीक है, ये लेटर स्टेज है। प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो सेल जो होती है, सेल का श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज का आपको मतलब पता है ना। और पिक्नोसिस होती है। पिक्नोसिस क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप जाके चेक करिए। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो पिक्नोसिस होती है। सेल श्रिंकेज क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल सेल का साइज है, ये सिकुड़ने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस तरह से सेल लग जाएगी छोटी सी।
ये छोटी सी सेल रह जाएगी आपकी। तो ये सेल क्या हो गया, छोटी होने लगी, छोटी छोटी ऐसी कंडीशन इसकी होने लगी। अब हम बात करते हैं कि लेटर स्टेज में क्या होता है। लेटर स्टेज में क्या होता है कि कैरियोहेक्सिस जो होती है, कैरियोहेक्सिस क्या होता है, पिक्नोसिस क्या होता है, ये मैं आपको कल नेक्रोसिस की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो कैरियोहेक्सिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। पिक्नोटिक जो न्यूक्लियस होता है उसका फ्रेगमेंटेशन जब होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोहेक्सिस। आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस से आप देख रहे हो, पहले न्यूक्लियस ही नॉर्मल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपके इस तरह से आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपके डेवलप होना चालू होंगे। फिर क्या होगा, फिर इनका ये जो है ना, ये फ्रेगमेंटेशन, इट्स लाइक आपने कभी घर पे मम्मी को रोटी बनाते हुए अगर आपने देखा हो तो पहले वो एक आटा गूंथती हैं पूरा बड़ा, तो उस बड़े से आटे के मास को, डैम्प मास को समझ के चलिए न्यूक्लियस। उसके बाद में क्या करती है, उसमें से छोटे छोटे आपके आटे के पीसेस को अलग करती जाती है। तो वो क्या कर रही है, फ्रेगमेंटेशन। तो सेम वही कंडीशन होती है कि जैसे ये बड़ा न्यूक्लियस है, ये बड़ा न्यूक्लियस बाद में इस तरह से आपके क्या होगा, इस तरह से आपके हुआ, और फिर ये वाला पोर्शन अलग हो गया और ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में जो ये बॉडी बनी है, इन बॉडीज को बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एपोप्टोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडीज बनती हैं इनको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं ये आपके कंसिस्ट करके रखती हैं। इन एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद में टाइटली पैक्ड ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो आपके एपोप्टोटिक बॉडीज बनी हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर दो चीज़ें तो आपको परमानेंट मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहले क्या है, साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। दूसरा क्या होगा कि टाइटली पैक्ड ऑर्गेनल्स जो हैं वो होंगे ही होंगे। तीसरा जो है वो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट। ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट जो है ना, ये इन एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। मतलब ये एपोप्टोटिक बॉडीज जो है ये प्रेजेंट होंगी भी और नहीं भी होंगी, बोथ केसेस आर अलाउड। अब क्या होता है कि सेल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं आर डिवाइडेड इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज ड्यूरिंग बडिंग प्रोसेस। आपने अगर हाइड्रा, आई थिंक नाम सुना होगा, ये मैं एवेंजर्स के हाइड्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपने देखा होगा हाइड्रा में बडिंग होती है। आपने देखा हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, इस तरह से जो बॉडीज़ रहती हैं, ये इस तरह से बॉडीज़ रहती है आई थिंक, है ना। उसमें से एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगता है ना। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस हो रही है ना, ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे हैं, तो इस स्टेज को बोलेंगे बडिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो बडिंग ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, बडिंग प्रोसेस में क्या होगा, सेल के फ्रेगमेंटेशन होना चालू हो जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया कि एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती हैं इनके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, टाइटली पैक्ड ऑर्गेनल्स होंगे और न्यूक्लियर फ्रेगमेंट विद और विदाउट। मतलब कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंट हो भी सकते हैं और न्यूक्लियर फ्रेगमेंट नहीं भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोटिक या फिर एपोप्टोसिस की अगर हम बात करें तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहली बात ये आती है। तो जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है। ये कल की वीडियो पूरी डिटेल में मैंने आपको नेक्रोसिस समझाया है, काफ़ी डिटेल में समझाया है, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आप एक हायर लेवल स्टडी पर, एक हायर लेवल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एपोप्टोसिस अगर हम बात करें, एपोप्टोसिस के अंदर अगर हम बात करें तो नो इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। नो लीकेज ऑफ मटेरियल आउटसाइड सेल ड्यूरिंग सेल श्रिंकेज। इसमें क्या रहता है कि जो सेल का श्रिंकेज हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखो नेक्रोसिस की अगर हमने बात करी थी तो क्या बोला था, सेल बर्स्ट हो जाता है, सेल बर्स्ट हो जाता है तो मटेरियल बाहर निकल के आ जाता है। लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि सेल का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑर्गेनल्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं सेल के अंदर ही,
उनका लीकेज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इंटैक्ट सेल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, कोई लीकेज नहीं होता है, सो इनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। अब जब डैमेज ही नहीं हुआ है तो इन्फ्लेमेशन क्यों होगा? डैमेज हुआ है लेकिन किस तरह से हो रहा है, वो क्या है, हमारे प्रोग्राम सेल डेथ है। हमारे अनप्रोग्राम सेल डेथ में क्या हुआ, मान लीजिए दिस इज सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, SER RER जो भी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम्स और भी रहते हैं, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स रहते हैं एनिमल सेल के अंदर भी। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या होगा, ये सेल श्रिंकेज होगी। एक कंडीशन क्या होगी कि ये इस तरह से सेल बर्स्ट हो जाए, इसका मटेरियल पूरा बाहर आ जाए। ठीक है, सेल का मटेरियल बाहर आ जाए तो ये हो जाएगी नेक्रोसिस कंडीशन, नेक्रोसिस की मान के चलिए। दूसरा क्या होता है कि सेल स्ट्रक्चर इंटैक्ट अंदर ही है, सेल का नेक्रोसिस की जगह एपोप्टोसिस हो रहा है, साइज जो है वो रिड्यूस हो गया, सेल जो है वो क्या होगी, श्रिंक हो गई है, श्रिंक हो गया है, पर नो लीकेज, पर लीकेज नहीं हुआ इसके अंदर से। जब इसके अंदर से लीकेज नहीं हुआ है तो सेल डैमेज का मतलब बाहर, अब जब लीकेज नहीं हुआ तो मटेरियल आके इससे अटैच होंगे नहीं, है ना, जब मटेरियल इससे अटैच होंगे नहीं तो फिर वो आपके जो हमने कल चोर पुलिस की कहानी देखी थी ना, वो प्रोसेस होगी नहीं, तो नहीं होगी, तो इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। इसमें क्या रहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो इंटैक्ट रहती है, इसके साथ जुड़ी हुई रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या रहता है कि एपोप्टोटिक बॉडीज आर क्विकली इंगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज एंड प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन इनिशिएशन। ठीक है, ये जो आपके एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही थी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कहाँ गया, ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज आपकी बन रही हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज को मैक्रोफेज सेल जो रहती है वो आके इंगल्फ कर लेती है और क्या करती है, हमारे जो प्रोसेस होती है इन्फ्लेमेशन की उसको रोक देती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हम अगली जस्ट इसके बाद वाली जो वीडियो है एपोप्टोसिस के बाद हम इन्फ्लेमेशन ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, वो काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्या रहता है इसके बाद, क्या रहता है कि द इंगल्फ बॉडी मैक्रोफेज डोंट प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। जो इंगल्फ बॉडी है, मैक्रोफेज के द्वारा जो इंगल्फ कर ली गई है बॉडी, वो साइटोकाइन को रिलीज नहीं करती हैं। अब जब वो साइटोकाइन को रिलीज नहीं करती हैं तो इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। अब जो हमारे साइटोकाइन है, ल्यूकोट्रिन्स है और भी हमारे जो हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये जो होते हैं हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। जब तक ये रिलीज नहीं होते हैं तब तक हमारे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। अब जब साइटोकाइन रिलीज नहीं हो रहा है तो हमारी इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं ऑफ एपोप्टोटिक सेल डेथ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहली बात की प्रोग्राम सेल डेथ है, और इसके बाद इन्वॉल्व जेनेटिकली डिटरमाइंड डेथ ऑफ सेल। मतलब क्या है कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल जो है अब इसका डेथ होने वाला है। ये चीज़ जो होती है उसको जेनेटिक्स जो रहता है उसका अंदर, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड कर दिया जाता है। इसीलिए क्या रहता है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। अब हम बात करते हैं कि इट इज़ हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड एनर्जी डिटरमाइंड प्रोसेस। हमने शुरू में ये बात देखी, बोथ फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशंस में एपोप्टोसिस होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय कैस्पेज। कैस्पेज के एंड में एज आ रहा है, एज आ रहा है मतलब कि क्या है, ये एंजाइम। ठीक है, तो कैस्पेज एंजाइम क्या होता है, एपोप्टोसिस के जस्ट एंड में हम देखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है वो इंटैक्ट रहती है। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटैक्ट। इसके बाद में क्या रहता है कि नो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। पहला पॉइंट ये अपना ये था कि इन्फ्लेमेशन नहीं होता है एपोप्टोसिस के अंदर। क्यों नहीं होता है ये भी आपको बताया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं कि की डिफरेंस क्या होते हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच। नेक्रोसिस के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एपोप्टोसिस का आपको मैं एक आइडिया बता देता हूँ। वही चीज़ें जो यहाँ हमने पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वही हमने लिखा है। नेक्रोसिस अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल नेचर होता है, पर ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों नेचर होते हैं एपोप्टोसिस के। नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग होती है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस होती हैं, पर एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं होती हैं। नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग जो होती है ये फर्स्ट साइन होता है इंजरी का। सेल स्वेल जब हो रही है ना, तो अगर सेल स्वेल हो रही है तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, ये फर्स्ट साइन है। ठीक है ना। अब सेल
जो एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है, सेल श्रिंक हो रही है, नेक्रोसिस में सेल स्वेल हो रही है। तो सेल स्वेलिंग जो है वो फर्स्ट साइन है नेक्रोसिस में, और एपोप्टोसिस में फर्स्ट साइन क्या है कि सेल श्रिंक हो रही है। एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस, सेल को स्वेल करने में कोई एनर्जी नहीं लगी है, मतलब कि नेक्रोसिस के अंदर एनर्जी नहीं लग रही है, तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। जबकि एपोप्टोसिस सेल को श्रिंक करने में हमारे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें नेक्रोसिस में कैरियोलाइसिस होता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, अलॉन्ग विथ डीएनए। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है इवन विथ इट्स डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए वो भी आपके डैमेज हो जाता है, उसका भी क्या हो जाता है, नेक्रोसिस और ब्रेकडाउन। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरियोहेक्सिस हो रहा है, पिक्नोसिस हो रहा है। पिक्नोसिस का मतलब होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, उन क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पिक्नोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है नेक्रोसिस में रप्चर हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट एपोप्टोटिक प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की दो मैकेनिज्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ना, यही अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, दो पाथवे इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब इनिशिएशन पाथवे, और दूसरा है एग्जीक्यूशन पाथवे। इनिशिएशन पाथवे इटसेल्फ दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को ही हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एंड परफ्यूरिंग ग्रेन्जाइम सिस्टम भी बोलते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम सेल डेथ रप्चर पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे को, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एंड परफ्यूरिंग ग्रेन्जाइम सिस्टम, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे को बोलते हैं सेल डेथ रप्चर रिसेप्टर पाथवे, सेल डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर डेथ रिसेप्टर पाथवे की। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फ्लो चार्ट्स के रूप में आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है कि दो आपके डेथ लिगेंड्स होते हैं, ये जो है ना TNF अल्फा और FAS लिगेंड, ये दोनों लिगेंड हैं। ये लिगेंड जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले TNF अल्फा TNF रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, उसके बाद क्या करता है कि वो TRADD जो आपके डेथ डोमेन होता है उसके साथ में ये बाइंडिंग करता है। और यहाँ पे जो FAS लिगेंड है, ये FAS लिगेंड क्या करता है कि FAS रिसेप्टर से जाके वो बाइंड करता है। ठीक है, अब FAS रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रहा है, इसके बाद में FAS रिसेप्टर जो होगा वो FADD जो डोमेन है इसका, FAS रिसेप्टर का डोमेन FADD है, और TRADD जो है वो TNF अल्फा का डोमेन है। तो ये रिसेप्टर इनसे बाइंड करते हैं जाके। इन दोनों से बाइंड होने की वजह से क्या होता है कि जो डिस्क होती है उसमें फॉर्मेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिस्क। इसमें क्या हो रहा है कि अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, जो प्रो कैस्पेज 8 होता है वो कन्वर्ट होता है कैस्पेज 8 में। ठीक है, प्रो कैस्पेज 8 जो होता है वो ICAD में कन्वर्ट होता है और ICAD CAD में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद में DNA फ्रेगमेंटेशन होता है। और इसके बाद में कैस्पेज 8 जो होता है ये इनिशिएटर कैस्पेज एंजाइम है जो इनिशिएट करता है। तो कैस्पेज 8 जो है वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट के बाद में क्या होता है कि कैस्पेज 8 आपके कैस्पेज 3 को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करता है कि जो जेल सोलिन रहता है, मतलब कि जो प्रोटीन रहता है हमारे अंदर सेल का, उसको डिसरप्ट कर देता है। और उसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूलिन आपको पता है, माइक्रोट्यूब्यूलिन लाइक स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा होगा, साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूलिन पढ़ते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होती हैं। आपको कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर याद होगा, आई थिंक सो। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है ना, एक रफली स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं, आई होप आपको याद हो। समथिंग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता था, ABC। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते थे, तो इनके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन रहती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूलिन जो होता है उसको डिसरप्ट कर देता है। अब देखो, प्रो कैस्पेज 8 ने DNA का फ्रेगमेंटेशन करा, कैस्पेज 8 ने हमारे माइक्रोट्यूब्यूलिन का डिसरप्शन कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे एपोप्टोसिस बॉडीज होती हैं वो बनती हैं इन दोनों की वजह से, और फैगोसाइटोसिस हो जाता है विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन। ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। आपको एक बार और समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि TNF अल्फा और FAS
ये जो होते हैं लिगेंड होते हैं, ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं। तो TNF अल्फा जो है वो TNF रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और FAS लिगेंड जो होगा वो FAS रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। ये दोनों डेथ रिसेप्टर हैं, मतलब कि ये डेथ कॉज कराएंगे। अब जब ये दोनों रिसेप्टर से बाइंड करे हैं तो ये दोनों रिसेप्टर बाद में अपने डोमेन से जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। तो TNF रिसेप्टर जो होगा इसकी जो बाइंडिंग होगी डेथ डोमेन के साथ में, TNF रिसेप्टर का डेथ डोमेन क्या है, TRADD, जबकि जो FAS रिसेप्टर है इसका डेथ डोमेन है FADD। इससे जाके बाइंड करा, इसके बाद में क्या हुआ, अब देखो क्या हो रहा है, इन दोनों की वजह से जो प्रोकैस्पेज 8 है वो प्रोकैस्पेज 8 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कैस्पेज 8 में, और इन दोनों ने मिलके क्या करा, एक डिस्क का फॉर्मेशन करा, जिसने बाद उस डिस्क ने प्रोकैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो कैस्पेज 8 है ये एक्टिवेट कर देता है कैस्पेज 3 को, और कैस्पेज 3 क्या करती है, जेल सोलिन जो होता है उसको डिसरप्ट कर देती है, और जेल सोलिन के डिसरप्शन की वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूलिन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है कैस्पेज 8 में। प्रो कैस्पेज 8 ने क्या करा, ICAD बनाया, ICAD के बाद में CAD बना, और CAD के बाद में DNA का फ्रेगमेंटेशन हुआ, और DNA के फ्रेगमेंटेशन और माइक्रोट्यूब्यूलिन के डिसरप्शन की वजह से क्या हुआ, हमारी एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं वो बनी, और उन्होंने क्या करा, हमारे इन्फ्लेमेशन के विदाउट, मतलब फैगोसाइटोसिस कर दिया विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करके एक बार आप लिख लीजिए, और वापस से रिवाइंड करके एक बार वापस से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे कि APO3L DR3, APO2L DR4, APO2 DR5, ये क्या है, हमारे इनके रिसेप्टर के जो ये हमारे जो है ना वो एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ हमने टर्म्स यूज़ करी थी, जैसे TRADD, FADD, डिस्क DISC क्या होता है, CAD क्या होता है, CAD क्या होता है, ठीक है वो। अब देखो TRADD का मतलब क्या है कि TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन, मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो TNF रिसेप्टर था वो बाइंड करा अपने डोमेन से, और उसने क्या बनाया, TNF रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है। अब क्या हुआ कि FADD का हमने क्या लिखा था, ये FADD क्या है कि FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ADD का मतलब है एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो TNF अल्फा में क्या हो रहा है कि TR मतलब कि TNF अल्फा रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन। FAS का क्या है कि ये FADD का क्या है कि FAS एसोसिएटेड डेथ डोमेन। अब इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क को इन्होंने बनाया। अब डिस्क क्या है, डिस्क का फुल फॉर्म है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो डिस्क है ना DISC, यहाँ पे मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना जो डेथ को क्या करेगा, सिग्नल करेगा कि डेथ होना है इस सेल की, ठीक है। उसके बाद में CAD का मतलब क्या है, यहाँ पे CAD का मतलब है कैस्पेज एक्टिवेटेड DNA। तो ये CAD मतलब कैस्पेज एक्टिवेटेड DNA है, तो ये ICAD है जो इनएक्टिवेटेड कैस्पेज एक्टिवेटेड DNA, ठीक है। अब क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज इनिबिटेड बाय प्रोटीन कॉल्ड C-flip जो होती है प्रोटीन होती है जो हमारी जो एपोप्टोसिस होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू उसको स्टॉप करती है, विच बाइंड टू FAS रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोसेस जो होती है ना, जो टोसो एक प्रोटीन होती है, उसके द्वारा इस प्रोसेस को बाद में रेगुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशंस जैसे कि रेडिएशन, इस्कीमिया या साइटोकाइनेसिस, ये कुछ कंडीशंस हैं। ये इन्होंने क्या करा कि नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड है। ये क्या है, इन्होंने बिना रिसेप्टर के इन्होंने मीडिएट कर दी प्रोसेस को, और इन्होंने क्या करा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज करा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंज होने की वजह से जो MPTP है, MPTP का फुल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर। अब हम बात करते हैं कि ये जो ओपनिंग है माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर, यहाँ पर ओपन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि परमिएबिलिटी बढ़ी,
परमिएबिलिटी के बढ़ने से क्या हुआ कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसमें लॉस होने लगा। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लॉस होने लगा। ठीक है, या फिर ये एक इंट्रिंसिक पाथवे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है। अब देखो क्या हो रहा है कि जब इसके आगे क्या हुआ कि जो लॉस हुआ ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो लॉस हुआ है उसकी वजह से दो चीज हुई, या तो CYC बाइंड टू APF1, CYC जो प्रोटीन है वो जाके बाइंड कर रही है, वो APF1 से जाके बाइंड कर रही है, या फिर AIF और एंडोन्यूक्लियस G जो होता है उसका रिलीज हुआ। ठीक है, अब APF1 और AIF का मतलब होता है एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, मतलब कि जब ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हुआ इसकी वजह से जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है वो रिलीज हुए, या फिर एंडोन्यूक्लियस G रिलीज हुआ। और यहाँ पे जो साइटोकाइनिन जो CYC था, CYC जो बाइंड करा था APF1 के साथ में, वो क्या हुआ कि इसके बाइंड होने की वजह से जो कैस्पेज 9 था या जो कैस्पेज G था 9, कैस्पेज 9 कन्वर्ट हो गया प्रो कैस्पेज 9 में, और कैस्पेज 9 जो है वो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, कैस्पेज 9 इस प्रोसेस की वजह से कन्वर्ट हुआ प्रो कैस्पेज 9 में, और कैस्पेज 9 ने कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर दिया। और ये कैस्पेज 3 क्या है? हमारे एग्जीक्यूटर। ठीक है, कैस्पेज 3 क्या है? हमारे एग्जीक्यूटर। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं वो बनी, DNA का फ्रेगमेंटेशन हुआ यहाँ पे, मतलब कि AIF एंडोन्यूक्लियस G के बाद में हमारे ट्रांसलोकेट हुआ न्यूक्लियस के पास, और उसके बाद में DNA का फ्रेगमेंटेशन हुआ, और इन दोनों की वजह से एपोप्टोटिक बॉडीज बनी और फैगोसाइटोसिस हो गया। ये हमारे एंडोन्यूक्लियस या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रिंसिक या फिर माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे था। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज इनहिबिटेड बाय जीन कॉल्ड BCL2। BCL2 एक प्रोटीन है जिसके द्वारा, ये जीन है जिसके द्वारा ये प्रोसेस इनहिबिट कर दी जाती है, और BAX एक जीन है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे के बाद। परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे क्या है कि परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे में क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं ये सिक्रीट कर देती हैं पोर फॉर्मिंग परफोरिन। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, इन्होंने पोर्स फॉर्मिंग, मतलब जो पोर फॉर्म कर देती हैं, जो छेद कर देती हैं, उनको इन्होंने सिक्रीट करा। उन्होंने क्या करा कि वो परफोरिन जो है वो जाके अपने टारगेट सेल पर जाके अटैच हुए। टारगेट सेल पे अटैच होने के बाद में क्या करा कि उन्होंने पासेज कर दिया ग्रेन्जाइम A-B, ग्रेन्जाइम A और B को फ्रॉम टी सेल टू टारगेटेड सेल। मतलब टी सेल है, टी सेल से रिलीज हुई हमारे परफोरिन। ये परफोरिन क्या हुआ कि परफोरिन टारगेटेड सेल पे जाके बाइंड हुई, और उन्होंने क्या करा कि टी सेल से हमारे ग्रेन्जाइम A और B को उन्होंने रिलीज कर दिया। और जब ग्रेन्जाइम A और B हमारे रिलीज हुआ तो ग्रेन्जाइम A क्या करता है, एसिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको क्लीवेज कर देता है, उसके बाद में वो डीएनएज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। जबकि ग्रेन्जाइम B जो होता है वो प्रोकैस्पेज 10 को प्रोकैस्पेज 10 में प्रोकैस्पेज 10 को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोकैस्पेज 10 हमारे फर्दर एक्टिवेट करता है कैस्पेज 10 को, और ये कैस्पेज 10 जो है ये कैस्पेज 3 में बाद में कन्वर्ट होता है। अब ये जो कैस्पेज 10 है इसको बोलते हैं एक्टिवेटर, क्योंकि प्रोकैस्पेज 10 कैस्पेज 10 में बना और कैस्पेज 10 एक्टिवेट करेगा प्रोसेस को। तो क्या बना, ये कैस्पेज 3 बना। ठीक है, अब कैस्पेज 3 हुआ तो कैस्पेज 3 के बनने की वजह से और यहाँ पे जो डीएनएज एंजाइम है इनके बनने की वजह से क्या हुआ, हमारे एपोप्टोसिस हो गया टारगेटेड सेल का। तो ये है हमारे कौन सी वाली, ये है हमारे परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप जाके वापस देखिए। एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको और समझा देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, कि सबसे पहले क्या हुआ, एक टी सेल है, टी सेल के अंदर GA और GB मतलब ग्रेन्जाइम A और ग्रेन्जाइम B है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ग्रेन्जाइम A और ग्रेन्जाइम B को सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले सेल के अंदर एंटर करेंगे, एंड सेल के अंदर एंटर करने के बाद में वो मतलब कि ये क्या है, टी सेल है, ये सेल के अंदर GA मतलब ये क्या है, ये आपके वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले आपके टारगेटेड सेल के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में ये रिलीज कर देंगे, ये आपकी जो प्रोटीन GA है, प्रोटीन GB मतलब कि जो ग्रेन्जाइम A है प्रोटीन,
और ग्रेंजाइम ई, ये दोनों मिलके बाद में क्या कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे हमारे एपोप्टोसिस। ग्रेंजाइम ए इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ग्रेंजाइम बी इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आज की थोड़ा सा टफ है, वीडियो को स्लो देखिएगा, नहीं समझ में आता एक दो बार वापस देखिए, पर कंसेप्ट का समझना जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि मैंने लेक्चर में इन्फ्लेमेशन बताऊंगा, पर इसका एक छोटा सा पार्ट बच रहा है कैस्पेस, वो मैं आपको नई वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगा। बस छोटा सा ही है, इतना सा ही है कैस्पेस। ठीक है, हार्डली 2-3 मिनट या 5 मिनट की वीडियो आएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।